हेलो स्टूडेंट्स, 15 डे एमसीक्यू सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्लेस इज लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूड लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन या प्रिंसिपल मीडियन लाइन। अब इसमें क्या है कि थोड़ा कन्फ्यूजन बने रहता है इसमें कि कई बार ये इंटरनेशनल डेट लाइन को लेके या जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उसको लेते हुए। तो एक तो इसमें क्वेश्चन में कई बार इसमें तो खासकर क्या कंफ्यूज हो सकता है, जैसे देशांतर रेखा भी है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी है। अब देशांतर रेखा है तो समय निर्धारित करते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि मानक समय निर्धारित करने का। तो मानक समय निर्धारित करने के लिए जो हमारे लिए इसमें उपयुक्त आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा, वो होगा सी ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक्चुअली मानक समय का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी क्षेत्र है, कोई देश है या स्थान है, उसका ऐसा टाइम या उसकी कोई ऐसी देशांतर रेखा जो उसका टाइम निर्धारित करती है और वह टाइम जो है कानूनी रूप से भी मान्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री है। मतलब कि ये जो देशांतर लाइन है ये पूरे भारत का टाइम निर्धारित करती है। और इसका इसमें आपके लिए फैक्ट क्या काम आ सकता है, क्योंकि हमको जो इंफॉर्मेशन बेस्ड और फैक्ट बेस्ड ही हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा ये जो है उत्तर प्रदेश के, मतलब यूपी के, ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर मतलब ये इलाहाबाद के पास में है। तो आपके लिए ये एक फैक्ट हो जाता है। इसमें एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख लेना, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी इसके लिए बनता है। दूसरा इसमें क्या है कि ये जो टाइम है हमारा, ये जो देशांतर रेखा है, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उससे ये 5.5 घंटे आगे है। ये 5.5 घंटे आगे है। और इसमें क्या है कि ये जो ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे तो ये है ही। तो उसका आपको कई बार दिखता भी होगा, जैसे आप टाइम सेट करते हैं मोबाइल में तो आप लिखते हैं कि UTC + 5:30। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कई बार आता है कि जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच टाइम डिफरेंस है काफ़ी, क्योंकि जैसे वहाँ पर सूर्य उदय पहले हो रहा है तो टाइम आगे है ही वहाँ पर, तो 2 घंटे का समय अंतराल बताते हैं। तो इस तरीके की आप इंफॉर्मेशन देख लेना। बाकी इसमें अगला क्वेश्चन है आपका कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है आपके सिंधु और सतलज, काली और तिस्ता, सतलज और काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। कुमाऊं हिमालय सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो सिंधु और सतलज, काली एंड तिस्ता, सतलज एंड काली, तिस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। तो इसमें क्या आंसर होगा, जैसे हिमालय का जो डिवीजन है सुविधा के अनुसार से, वैसे तो हिमालय अपने आप में पूरा हिमालय जो है उसका कोई ऐसा डिवीजन तो नेचुरली नहीं होता है, लेकिन उसके लिए जो आर्टिफिशियल डिवीजन किया गया है उसके आधार पर कैसे हम इसमें, मतलब जो डिवाइड किया हमने इसको रीजन वाइज, जो रीजन स्पेसिफिक जो है उसमें जो कुमाऊं हिमालय है उसके लिए कौन सा आंसर होगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा इसका। तो सी इसका आंसर होगा, मतलब कि जो सतलज और काली के बीच है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, जैसे एक तो नॉर्थ से साउथ की ओर हिमालय का डिवीजन है जिसमें मुख्यतः 3 तरीके से वो बांटा गया है। तो ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय और शिवालिक रीजन जो आता है। उसके बाद जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब जो हमारा पश्चिम से पूरब की ओर जो डिवीजन है वो स्पेसिफिक जो है वो रीजन स्पेसिफिक पे है। तो रीजन स्पेसिफिक में क्या है कि जैसे एक तो पंजाब हिमालय है, तो पंजाब हिमालय जो है उसका जो रिवर के हिसाब से जो उसका है जो एरिया है उसका सिंधु और सतलज के बीच में ये है। उसी तरीके से जब हम आगे जैसे कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं, कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज से काली तक का है। और इसके बाद आता है नेपाल हिमालय, ये है आपका काली से तिस्ता के बीच में। और जो चौथा है असम हिमालय, ये है आपका तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, जैसे जो पूरब से पश्चिम तक का है। बाकी जो नॉर्थ से साउथ का है उसको भी आप जो है याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें वैसे तो माउंटेन वगैरह पूछता है। तो इसका आंसर ये है। अगला जब हम क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके अरावली, हिमालय, शिवालिक या विंध्य। द ओल्डेस्ट ये माउंटेन होगा तो ऑफ इंडिया, अरावली, हिमालय, शिवालिक एंड विंध्य। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो आंसर है वो अरावली है। अरावली जो है वो प्राचीनतम है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसमें अरावली जो रीजन है, अरावली जो माउंटेन है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे उसका जो है ये आपका 4 राज्यों में है मुख्य तौर पर। ये एक है इसमें गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। मतलब इसका गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा इन 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है अरावली रीजन। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चोटी हो गई तो इसमें ऑप्शन है अनाईमुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया? अनाईमुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे ज्यादातर कंफ्यूजन इसमें होता है अनाईमुडी और डोडा बेटा में, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। अब इसमें कंफ्यूजन ये था कि ज्यादा ऊंची कौन है, मतलब ज्यादा ऊंचाई किस पहाड़ी की है। तो इसमें जो आंसर है वो ये है, वो अनाईमुडी है। तो अनाईमुडी जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो इसकी जो हाइट है वैसे इसकी है 2695। मतलब वैसे तो हाइट जो है वो एक किस्म से इतना याद करने की जरूरत तो नहीं होती है सब माउंटेन की आप करें, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ऊंची है, तो उनकी एटलीस्ट हो जाए तो ठीक है। दूसरा इनकी लोकेशन जैसे है ये केरल में स्थित है, तो ये आप देखना। डोडा बेटा की अगर हम बात करें, ये सेकंड हाईएस्ट है साउथ इंडिया की, और इसकी जो है वो नीलगिरी पहाड़ी में है। और अगर आपसे ये पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल पहाड़ी या अरावली पहाड़ी। लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर से विंध्य माउंटेन, सतपुड़ा, राजमहल या अरावली। तो ये भी काफी आता है क्वेश्चन, ये भी कंफ्यूजिंग रहता है कई बार। इसमें कंफ्यूजन कहाँ रहता है? वो रहता है विंध्य और सतपुड़ा में। तो विंध्य में और सतपुड़ा में कौन सा है? तो ये कई बार रहती है चीजें। तो इसमें सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा पर्वत जो है इन दो नदियों के बीच में स्थित है। और इस पर्वत का भी जो एक विस्तार क्षेत्र है, वैसे तो मेन खास तौर पर एमपी में है और छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार क्षेत्र है। इसके अलावा महाराष्ट्र रीजन में भी कुछ इसकी है, मतलब इसका फैलाव, इसका विस्तार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं। वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आर कॉल्ड नीलगिरी माउंटेन, सह्याद्री, डेक्कन प्लेट्यू, नन ऑफ दीज। मतलब कई बात क्या है कि जो वेस्टर्न घाट है वो 6 स्टेट से होकर गुजरता है भारत में, और इसमें इसके स्टेट वाइज कुछ नाम है अपने। जैसे इसमें क्या आंसर होगा पहले तो, फिर मैं आगे को बताता हूँ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट को कहा जाता है वो सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, तो सह्याद्री तो यहाँ बोलते हैं इसको। इसके अलावा जैसे इसका तमिलनाडु में जो नाम है, तमिलनाडु में नीलगिरी बोला जाता है, और केरल में जो है, केरल में इसको कार्डमम बोला जाता है। तो इस तरीके से नाम पूछ लेता हूँ, कुछ इस तरीके के फैक्ट। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो घाघरा, व्यास, झेलम, सिंधु। तो इसका जो आंसर होगा, एक्चुअली आजकल क्या है कि रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। अब हड़प्पा वगैरह का तो फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उससे हट के पूछ सकता हूँ। तो मोहनजोदड़ो के लिए जो इसमें आंसर है वो है सिंधु। तो सिंधु इसके लिए है द मोहनजोदड़ो साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ विच रिवर गंगा। ये व्यास होगा, झेलम एंड सिंधु। तो सिंधु इसका आंसर है। अब आप इसी तरीके से हड़प्पा का भी आपको पता ही होगा, रावी है उसका, मतलब रावी तट के किनारे था ये हड़प्पा जो है। अब मोहनजोदड़ो के लिए थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 1922 में तो इसका एक्सकेवेशन किया गया, खोज हुई इसकी। और दूसरा ये है राखलदास बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था या इसका एक्सकेवेशन किया था, ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ है कि आप अपना प्रैक्टिस जो कर सकते हैं आप अधिक से अधिक, उसके लिए आप वेद3 ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन कीजिए आप। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात।
द एंशियंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतर क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है वो, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। इसका आंसर जो है गुजरात है। एक्चुअली ये जो धौलावीरा है, एक तो एंशियंट साइट थी, बहुत इंपॉर्टेंट साइट रही है, और वो जो फेमस है, जैसे अगर ये तो एक क्वेश्चन बन गया इससे, एक दूसरा क्वेश्चन जो इससे बन सकता है, ये किसके लिए फेमस थी या किसके लिए जानी जाती थी? तो ये वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे, और जो हमें आज के टाइम पे भी जिसकी नीड है, तो हिस्ट्री से हम ये चीज़ सीखते हैं। दूसरी बात, इसका क्या है कि ये मतलब जो ये धौलावीरा है, ये 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर दिया गया है। तो ये आप जरूर याद रखना। तो ये इस वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि ये करंट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और एंशियंट साइट तो थी ये इम्पोर्टेंट। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? कर्म, अहिंसा, विराग या निष्ठा? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? कर्म, नॉन वायलेंस, डिस्पैशन या लॉयल्टी? तो आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें तो हैं जो जैन धर्म की के सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें पूछ सके आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन ये होगा कि आप इनमें कंफ्यूजन करोगे कि अहिंसा भी है, कर्म भी है। वैसे तो इसका जो आंसर है वो तो अहिंसा है, लेकिन जैन धर्म का जो सिद्धांत था वो कर्म भी था, पुनर्जन्म भी था, लेकिन अहिंसा जो है आधारभूत सिद्धांत है, तो इसका आंसर अहिंसा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है आपके, महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म या लोकायत पंथ। द वर्ड अनुव्रत इज एसोसिएट विथ विच रिलीजन? महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, जैनिज्म या लोकायत सेक्ट? मतलब इनमें से किस में है? तो इसका जो आंसर है आपका, ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है ये आपके, मतलब जो हम जैनिज्म में पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, इस तरह की चीज़ें कम रहती है थोड़ा ध्यान में। तो इसका जो आंसर है वो जैन धर्म है। अणुव्रत और महाव्रत ये दो प्रिंसिपल थे। अब इसमें क्या है कि जैन धर्म के 5 इसमें जो शामिल की गई थी चीज़ें, वो थी कि जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये दो पांचों दोनों में शामिल है, अणुव्रत में भी और महाव्रत में भी। और इतना ध्यान रखना, जैसे अणुव्रत है और इसी तरीके से महाव्रत जो है, ये दोनों के प्रिंसिपल सेम है। वो जो 5 प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, वो पांचों इन दोनों में शामिल है। अंतर क्या है दोनों में? ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मतलब ये लचीला है, ये कठोर, मतलब ये इतना, इसमें थोड़ा सा नियमों में उतने कठोरता नहीं है, और ये जो है इसमें ये कठोर है एक तरीके से। तो है दोनों, लेकिन इतना याद रखना, वो केवल टर्म पूछेगा इसका कि अणुव्रत किससे संबंधित है या फिर महाव्रत किससे संबंधित है। कोर में तो नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो आपको पता होना चाहिए वो 5 चीजें जो हम पढ़ते आते हैं बचपन से, वही चीजें हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन है हमारे सामने, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके की चीज़ें पूछती है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो हमने करीब करीब 10 देशों के संविधान से, हमने अपने संविधान, जो हमारे संविधान के स्रोत हैं, मतलब जो सोर्स हैं वो 10 देशों से हैं करीब, और 1935 के एक्ट से। तो कभी कभी वो पूछ लेता है कि किस किस चीज़ से कौन कौन सा, और कुछ खास चीज़ें ही पूछता है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछता है, ये नहीं कि सारी की सारी चीज़ें याद करनी है। लेकिन इतना जरूर है कि देशों से कम क्या लिया है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद होनी जरूरी है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो है बी, मतलब कि फ्रांस। और फ्रांस से हमने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट तो लिया ही है, इसके अलावा हमने 3 चीज़ें और ली हैं। जैसे वो फ्रांस की क्रांति का नारा भी था, जिसको बोलते हैं इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये 3 चीज़ें हमने ली थी।
और ये रिपब्लिक का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। जो कंकरेंट लिस्ट है मतलब समवर्ती सूची की, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे ली गई थी? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर ब्रिटेन से। तो ये भी उसी तरीके से, क्योंकि आपका ना एक जो टॉपिक है लेक्चरर के स्क्रीनिंग के लिए जो जीएस में टॉपिक है, उसमें पहला ही टॉपिक है कि सैलाइन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो उसमें ये सारी चीजें हैं कि देश, तो इसलिए वो आपके लिए बनता ही बनता है, क्योंकि वो डायरेक्ट टॉपिक का नाम दिया है, तो उससे क्वेश्चन इस तरीके आएगा ही आएगा ही। तो इसका जो आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है कॉन्करेंट लिस्ट ली है। कॉन्करेंट लिस्ट वही मतलब जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों रूल बना सकते हैं। तीन तरह की स्टेट, तीन तरह की जो हमारा 7वीं अनुसूची में 3 तरह की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो वो ये अगला है हमारा क्वेश्चन कि कौन सी रिट के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। तो ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। अंडर विच रिट द अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, कैप्टिव इनिशिएशन, मैंडेमस, वैसे हैबियस कार्पस होता है, हैबियस कार्पस होगा यहाँ पर, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और अधिक मतलब ये क्यू वारंटो बोलते हैं। तो ये जो है आपके ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बंदी इसमें जैसे गिरफ्तार किए व्यक्ति के लिए जो होता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसको हैबियस कार्पस भी बोलते हैं। कि किसी कोई भी अगर अरेस्ट होता है उसका एक फंडामेंटल रूल मतलब जो उसका राइट है उसका वॉयलेशन होता है, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है इवन 24 आवर्स में। वो तो ठीक है आपके लिए उतना नहीं जाएगा, लेकिन इसमें इतना ध्यान देना आप कि इसमें 5 जो रिट है वो है, और वो रिट जो है दोनों के क्षेत्राधिकार में है, वो हाई कोर्ट के भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है इन रिट्स के लिए आर्टिकल 32 होता है, और सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए जो है वो होता है 226, मतलब कि आर्टिकल 226 है। तो ये आपके जो रिट है, आप इन रिट्स के बारे में इतना है कि थोड़ा बहुत जैसे कौन सी रिट में क्या आता है एक लाइन भी आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएगा वो, लेकिन जैसे परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेक्षण है, प्रतिषेध है और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। ये 5 चीजें, इनमें एक एक लाइन कि एग्जैक्टली इसका टर्म का ही मतलब समझ लो आप, बस ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, इनका जैसे एक तरीके से शब्द का अर्थ, बस इतना ही पर्याप्त है आपके लिए, ज़्यादा नहीं पूछेगा वो। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का संरक्षण मतलब कस्टोडियन कौन है, मतलब गार्जियन कौन है एक तरीके से। हु इज द कंसिडर्ड गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है या प्रधानमंत्री है? तो ठीक क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर है न्यायपालिका। मतलब हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान की व्याख्या करने वाला भी जो है वो न्यायपालिका ही है, एक तरीके से कस्टोडियन है। अब ये जो है कैसे है संविधान, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही बात हमारी डिस्कस हुई है कि मूल अधिकारों का संरक्षण ये करता है, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। वो तो न्यायपालिका, अब न्यायपालिका में केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं आती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट तो आएगी, हाई कोर्ट भी आएगी, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह ये सारी आती है, ये आएंगे। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण का प्रावधान है, तो वो मैंने इससे पहले बता दिया, 32 और 226, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विदेश घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और इनमें से कोई नहीं। द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 19, 21, 14 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि जो विदेश घूमने का अधिकार है, ये जो आता है डायरेक्टली जो आता है वो 21 में आता है, और ये काफ़ी पॉपुलर रहा। वैसे तो इसका सबसे पहले जो जिक्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए विदेश घूमने का, या फिर मतलब वैसे तो अब घूमने का तो ठीक है, जैसे एक तो 19 में भी आता है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हो,
लेकिन एक ये है कि हमें अपने जो इसमें खैर आर्टिकल 21 जो है इसमें मतलब बात ये है कि ये राइट टू लाइफ की बात करता है। आपको कहाँ घूमना है, क्या हम हमें कैसी ज़िंदगी जीनी है, हमारी लाइफ जो है डिग्निटी वाली होनी चाहिए। और उसमें केवल अरेस्ट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम घर पे हैं और हम फ्री हैं, ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। तो इसका ये है कि ह्यूमन की डिग्निटी के साथ वो फ्रीडम हो उसको। तो इसके लिए आर्टिकल 21 है। और ये जो है पहले 1961 में सबसे पहले इसकी बात आई थी। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर इसकी आई थी वो 1978 में आई थी। 1978 में एक मेनका गांधी बनाम भारत संघ करके एक वाद था। खैर ये आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब मेनका गांधी वाद आप कह सकते हो। उसमें ये चीज़ इसको और ब्रॉड कर दिया गया। तो अगर मान लो चले गए कि किसमें इसका बहुत ज़्यादा इसको ब्रॉड किया गया, तो इसी में किया गया था। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यू सीरीज का आज ये दूसरी क्लास थी। और इसी तरीके से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए। एमसीक्यू से क्या होगा कि आपको चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी, आपको नई फैक्टें आएंगी। और जहाँ पर गलती होती है, सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी कि जहाँ गलती होगी वहाँ पर आपका दिमाग हिट करेगा, और वो गलती आप उससे मतलब कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। वो क्वेश्चन आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो आप इसी तरीके से खुद से भी सॉल्व करते रहिए जितने कर सकते हैं, और जो क्लास आपको प्रोवाइड हो रही है उससे भी आप कीजिए। थैंक यू।